ओके सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के हम लोग एक न्यू रखेंगे, साथ ही साथ पे डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ें इसके आगे जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में काम आएंगे। तो थोड़ा सा बोहर्स एटॉमिक मॉडल जानने से पहले थोड़ा डिस्कवरी हम लोग देख लेते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी 1897 में और प्रोटॉन हमारा 1919 एंड जो न्यूट्रॉन है चैडविक ने उन्होंने जो खोज किया था वो किया था 1932 में। कुछ मॉडल्स हैं जैसे थॉमसन मॉडल जो हमारा 1904 में डिस्कवर हुआ था, रदरफोर्ड मॉडल जो 1911 में कह सकते हो कि पब्लिश्ड हुआ था। उसके बाद बोहर्स सर आए जिन्होंने 1913 में अपना बोहर्स एटॉमिक मॉडल कह सकते हो कि पब्लिश किया या फिर प्रस्तुत किया। आफ्टर दैट हाइजेनबर्ग आए और हाइजेनबर्ग ने 1927 में कुछ इलेक्ट्रॉन और बाकी पार्टिकल्स के डिफरेंट नेचर के बारे में बताया। तो ये हमारे जो आपके ईयर्स हैं, ईयर्स की मदद से हम लोग देख सकते हैं कि जो बोहर सर आए थे वो आए थे 1913 में, 1913 में। तो 1913 के पहले हमारा इलेक्ट्रॉन जो था फंडामेंटल पार्टिकल वो डिस्कवर हो चुका था और इसी डिस्कवरी को आगे प्रोसीड किया बोहर ने अपने मॉडल में। तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे, बोहर्स पोस्टुलेट्स जिनको हम कहते हैं। अब पोस्टुलेट का मतलब ये कि यहाँ पर कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं था, डायरेक्ट उन्होंने थ्योरी दी थी और थ्योरी के कुछ पॉइंट्स थे वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक आप लोगों ने चीज़ें पहले भी पढ़ी होंगी बट रिकॉल कर लेते हैं, राइट। तो पहला जो पोस्टुलेट गिवन था बोहर्स का वो था कि आपका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सेंटर है, इस सेंटर के अबाउट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मोशन करता है या रिवॉल्व कर सकता है। तो पहला पॉइंट उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, राइट। सो ये हमारा इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन के बारे में बता रहा था। साथ ही साथ कुछ चीज़ें और भी बताई थी कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट देयर एनर्जी इन सर्कुलर ऑर्बिट, दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था या रिवॉल्व कर रहा था इन ऑर्बिट्स में तो वो बिना कोई एनर्जी का लॉस किए ये मोशन कंप्लीट कर रहा था इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में, और इन सर्कुलर ऑर्बिट्स का नाम दिया गया स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तीसरा जो आपका पोस्टुलेट था उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट मोशन कर रहा है तो इनका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है इन स्टेशनरी ऑर्बिट में वो कुछ इस तरीके से डिफाइन था, लाइक एल जो आपका मैग्नीट्यूड है एंगुलर मोमेंटम का वो कुछ तरीके से mvr=nh/2π। या कह सकते हो कि जो आपका मल्टीपल कह सकते हो nh/2π के रूप में था एंगुलर मोमेंटम जो कि इलेक्ट्रॉन का था ड्यू टू मोशन ऑफ रिवॉल्विंग इन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कुछ इस तरीके से डिफाइन था, राइट। जहाँ पर उन्होंने बताया था कि n जो था वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और n जो है वो हमारा इंटीजर था 1 2 3 4 5 6 एंड ऑल। तो ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था उनका मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से डिफाइन था nh/2π। आफ्टर दैट इन्होंने बोला कि मान के चलो इलेक्ट्रॉन अगर एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट्स में जाता है तो कुछ आपकी एनर्जी निकलती भी है और कुछ एब्जॉर्ब भी होती है। तो कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया फोर्थ पॉइंट कि इफ़ इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट Ni to higher energy state Nf after absorption of h nu energy from incident photon। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप करता है तो ये तभी जंप कर सकता है तब जब इसके पास एनर्जी हो कितनी, इन एनर्जी लेवल्स के या इन एनर्जी स्टेट्स के डिफरेंस के बराबर, जिनको नाम दिया गया एच न्यू। नाउ अगर मैथमेटिकली समझा जाए तो लाइक मान के चलो कि इस फाइनल एनर्जी स्टेट्स की जो एनर्जी वो आपके ई एफ है और जो आपका लोअर एनर्जी स्टेट है उसकी एनर्जी आपका ई आई है। इसने एब्जॉर्ब किया फोटोन जिसकी एनर्जी थी एच न्यू। इतना फोटोन एब्जॉर्ब करने के बाद वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो उन्होंने यही बोला कि ऐसे फोटोन की जो फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। तो देख सकते हो कि जो आपके फोटोन की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो आपकी क्या होगी, EF - EI/h, जहाँ पर EF है आपका फाइनल स्टेट, EI इनिशियल स्टेट और H क्या है आपका प्लैंक कांस्टेंट। ये सारी चीज़ें पहले डिस्कवर हो चुकी थी तो बोहर्स ने उन्हीं का यूज किया था यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि फाइनल वाला ग्रेटर है और इनिशियल आपका लोअर है। तो ये फोर्थ पॉइंट हमारा था बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग।
अब उन्होंने बोला है कि चलो ठीक है, आप लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट में जा रहे हो तो आप एब्जॉर्ब कर रहे हो एनर्जी का। अब मान के चलो कि आप हायर एनर्जी स्टेट में है, आपका इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिट में है, और लोअर एनर्जी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करना चाहता है, तो वो कैसे आएगा? तो वही 5th पॉइंट में लिखा है कि इलेक्ट्रॉन जंप बैक टू इट्स स्टेबल स्टेट NF फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट Ni बाई इमिटिंग अ फोटोन ऑफ एनर्जी Hν। तो ये है कि अगर वो मान के चलो आपके इनिशियल स्टेट, आपकी स्टेबल स्टेट है इलेक्ट्रॉन की, तो वो कुछ समय के बाद वो जंप करके आएगा पुनः अपनी उसी स्टेट में और इमिट करेगा वही फोटोन जो हमारी Hν एनर्जी का होगा। सो यहाँ पर फिर से देख सकते हो कि जो आपका इमिटेड फोटोन की फ्रिक्वेंसी होगी वो आपकी कुछ इस तरीके से डिफाइन होगी EI माइनस EF/H। यहाँ पे फिर से देख सकते हो कि जो EI है वो आपका हायर एनर्जी है और EF आपका लोअर एनर्जी है, राइट। सो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि मतलब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व करेगा एनर्जी तो हायर स्टेट में जाएगा, अगर एमिट करेगा तो वो लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। तो ये बोहर्स के कुछ पोस्टुलेट थे जो कि हमको काम आएंगे आगे। नाउ थोड़ा सा हम लोग हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में समझ लेते हैं। तो हाइड्रोजन आप जानते हो, हाइड्रोजन में आपका एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, राइट। सो अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन लाइक एटम्स क्या होते हैं, तो द एटम्स और आयंस हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन और कॉल्ड H एटम और H लाइक एटम्स, ओके। जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है ऐसे आयंस या फिर एटम जो है वो आपके हाइड्रोजन लाइक एटम कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल आपके हैं जो आपके हाइड्रोजन एटम हो गया, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, पॉजिट्रियम एटम, म्योनिक एटम हो सकता है आपका, हीलियम आयंस हो सकता है, Li+2 आयन हो सकता है और साथ ही साथ बेरिलियम 3+ आयन हो सकता है। ये सारे ऐसे आयन या फिर एटम्स हैं जिनके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे एटम या फिर आयंस को बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ओके। सो हाइड्रोजन लाइक एटम्स के रिगार्डिंग बोहर ने कुछ मॉडल्स को इम्प्लीमेंट किया और कुछ रिजल्ट्स यहाँ पर फाइंड आउट किए हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। तो अगर मैं बात करूँ कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हाइड्रोजन लाइक एटम में सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो आपका रिवॉल्व कर रहा है इन स्टेशनरी ऑर्बिट। अब ये और किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन इस स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था, उसकी थ्योरी कुछ इस तरीके से डिफाइन थी कि जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है और जो आपका न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इन दोनों के बीच आपका एक फोर्स काम करता है जो कि कह सकते हो कूलाम फोर्स है, और यही फोर्स एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है, जिस वजह से ये कंटिन्यूसली इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे थ्योरी में मैंने लिखा है कि सपोज वी हैव ए हाइड्रोजन लाइक एटम हैविंग +Ze चार्ज on the nucleus and negative charge on the electron. Electron revolves in a circular orbit of radius Rn around the nucleus. Therefore, the magnitude of Coulombic attraction between electron and nucleus is equal to the centripetal force. इस सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से हम लोग निकाल लेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस है या फिर कह सकते हो ऑर्बिटल की जो रेडियस है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है, वो इसका मैग्नीट्यूड या फिर कह सकते हो कि जो आपका एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से आता है। तो मैंने किया क्या है कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा था कूलम्बिक फोर्स, जो कि आपका सिंपली 1/4πε Q1, यहाँ पर Q1 हो जाएगा आपका चार्ज ऑफ न्यूक्लियस एंड Q2 आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो आपका Rn। तो Rn², Rn मतलब जो आपका nth ऑर्बिट में जो मूव कर रहा था इलेक्ट्रॉन उसकी रेडियस, एंड ये इक्वल है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो यहाँ पे मैंने लिखा mv²/Rn, गॉट इट। सो यहाँ से आप लोग सिंपली चीज़ें पुट करोगे विद द हेल्प ऑफ बोहर्स मॉडल जो कि पोस्टुलेट थे उनके, और यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ Rn। सो हम लोगों ने अभी पोस्टुलेट पढ़ा था बोहर्स का कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम है कुछ इस तरीके से डिफाइन था किसी ऑर्बिट में, अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का तो कुछ इस तरीके से रिलेटेड था। तो हमने वही किया कि mv/n Rn = nh/2π, और यहाँ से मेरे को पता है कि जो आपका mv²/Rn है तो वहाँ पर मेरे को इसकी वैल्यू की नीड होगी, तो यहाँ से मैं x फाइंड आउट करूँगा और उस एक्सप्रेशन में पुट कर दूँगा। तो मैंने किया क्या है कि मल्टीप्लाइंग बाई इक्वेशन नंबर 1 इंटू mRn², जो कि हमारा कूलम्बिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स था, इसमें क्या किया mRn² का मल्टीप्लाई कर दिया। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास एक्सप्रेशन निकल के आता है लाइक दिस, ठीक है।
अब यहाँ से करना क्या है, इस इक्वेशन और इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे एक दूसरे को। तो यहाँ से जो Rn का एक्सप्रेशन निकल के आता है वो कुछ इस तरीके से निकल के आ जाता है, h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के स्क्वायर, इंटू n² बाई z। n क्या है आपका ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल में ये मूव कर रहा था इलेक्ट्रॉन, और z है आपका हाइड्रोजन लाइक एटम का जो आपका एटॉमिक नंबर है वो क्या है। तो इस तरीके से अगर मैं इनकी वैल्यू पुट करता हूँ तो वो सिंपली निकल के आती है 0.529 एंगस्ट्रॉन n² बाई z। गॉट इट। इस वैल्यू को बोहर्स रेडियस भी बोल सकते हो आप लोग। इसकी वैल्यू भी कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, कई बुक में आपको A0 ये डिफाइन होगा, जिसको हम लोग बोहर रेडियस भी बोलते हैं। गॉट इट। बोहर्स मॉडल रेडियस क्यों बोलते हैं वो बात की बात है, बट यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा ये 0.529 आपका एक कांस्टेंट नंबर है, और जो आपका रेडियस ऑफ ऑर्बिट है जिस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z है। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपके इसी के रिगार्डिंग पूछे जाएंगे कि कौन सा आपका जो आपका रेडियस है डिफरेंट ऑर्बिट की किस तरीके से रिलेटेड है। तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं इस लेक्चर में। देन इसके बाद कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है बोहर्स के जो पोस्टुलेट्स थे वो, और साथ ही साथ हाइड्रोजन लाइक एटम्स की जो रेडियस है, या सॉरी हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए जो आपके ऑर्बिटल की जो रेडियस है वो कुछ तरीके से डिफाइन होती है। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। क्या है, सिंपली Rn इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन में डिफाइन होगी, बट n² बाई z। गॉट इट। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट होता है आपको दैन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। अगर कहीं पे आपको मिस्टेक समझ में आती है तो वो भी चीज़ आप लोग पुट कर सकते हो। थैंक यू एंड मिलते हैं सेकंड लेक्चर में।